नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम कंटिन्यू करने वाले हैं ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन के बारे में। इसमें बात करेंगे लेट हड़प्पन कल्चर के बारे में, साथ ही साथ हम एएसआई का क्या रोल रहा है उसके बारे में बात करने वाले। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, 9th जो हेडिंग आपकी एनसीईआरटी की बुक में वो है एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अब एनसीईआरटी में बताया नहीं जाता कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन जो है ये लेट हड़प्पन कल्चर का पार्ट है। तो लेट हड़प्पन कल्चर, जैसे कि मैंने अर्ली के बारे में बताया, आपको मैच्योर के बारे में बताया, अब आ रहा है लेट हड़प्पन कल्चर। तो सबसे पहले देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए ऐसे कि हम उस टाइम पीरियड को लेट हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। तो सबसे पहले जो चेंज हुआ वो हुआ कि आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिलने जो है वो कम हो गए, गायब होने शुरू हो गए, डिसअपियर होने शुरू हो गए। साथ ही साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, यानी कि जो ट्रेड एक्टिविटीज फ्लरिश थी, वो भी खत्म होने लग गई। धीरे धीरे जो हाउस कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स थी वो भी उनका जो भी डिक्लाइन हमें देखने को मिलता। तो 3 ऐसे पॉइंट हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि कल्चर में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, साथ ही साथ बहुत चेंजेस आ रहे हैं और एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं। इसी से जो है ये तीनों पॉइंट हैं ये लेट हड़प्पन कल्चर से एसोसिएट करते हैं। और इसी के बाद से जब डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो क्या हो गया, कंप्लीटली हड़प्पन कल्चर वैनिश हो गया, खत्म हो गया। और रीजंस क्या रहे, इसके रीजन है दोस्तों फ्लड सबसे पहला, यानी कि बाढ़, ड्रॉट सूखा पड़ जाना, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का बहुत ज्यादा मात्रा में काटा गया। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि इन्वेजन ऑफ आर्यन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, यूरोप, ऐसा माना जाता है कि यूरोप से आर्यंस आए यहां पर इस पार्ट में, और यहां पर जब वो आए तो इसीलिए उन्होंने यहां पे जो लोग रह रहे थे उनको खदेड़कर वो यहां पे स्टैब्लिश हो गए। तो ये रीजंस माने जाते हैं 4। क्वेश्चन में पूछा, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि क्या रीजंस हैं, ठीक है। तो आपको फ्लड लिखना है, ड्रॉट लिखना है, डिफोरेस्टेशन लिखना है, साथ ही साथ इन्वेजन ऑफ आर्यंस को भी मेंशन करना है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं बताया जाता। यहां मैं बता रही हूं, तो आपको ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू एडिशन पॉइंट है ये लिखने हैं जरूर, ताकि एग्जामिनर जो है पढ़ते ही समझ जाए कि आपको कुछ ज्यादा ही पता है और वो ठीक कर दे आपके क्वेश्चन को। तो दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस प्रकार डिस्कवर किया गया। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी न किसी ने तो इतिहास लिखा है, किसी न किसी ने जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज मिले उनको जमीन से एक्सकवेट करके हिस्ट्री को फ्रेम अप किया है। तो किसका हाथ रहा है, तो इसमें मेनली हाथ रहता है दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1861 में। अब ये भी आपकी बुक में नहीं है तो इसको भी नोट कीजिएगा। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आप मेंशन करेंगे पेपर में तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वाला पॉइंट। तो एएसआई जब इस्टेब्लिश हुआ 1861 में, उसी के बाद से, और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1861 में ब्रिटिशर्स का राज था यहाँ पर, और ऐसा कोई महान कार्य वो कर नहीं रहे थे कि हमारा इतिहास लिख के तो उन्होंने पता नहीं कैसा टाइटल हासिल कर लिया हो। वो सिर्फ लिखते थे क्योंकि उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि भैया यहाँ की हिस्ट्री भी जो है ब्रिटिशर्स ने लिख रखी है। तो इस तरीके की जो नोशंस थे वो इसमें इंक्लूड थे। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होता है, जो कि सारे आर्टिफैक्ट्स को खुदाई के बाद जो मिल रहे हैं उनको कलेक्ट करना, साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री को फ्रेम करना, ये काम था उसका। सबसे पहला जो डायरेक्टर जनरल बना एएसआई का वो था कनिंघम। अब कनिंघम एक ऐसा इंसान जो कि कंफ्यूज था, और कंफ्यूजन क्या थी उसके बारे में पर्टिकुलरली बात करने वाले कि क्या कंफ्यूजन थी ऐसे कि जो कनिंघम है उसके द्वारा बहुत सारी मिस्टेक्स करी गई किस चीज में, हड़प्पा सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था। उसके बाद उसका मेन इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी में, साथ ही साथ अर्ली हिस्टोरिक और लेटर पीरियड्स को जानने में भी वो रुचि थी उसकी। उसके बाद उसने ऐसे कौन से मेथड यूज किए, देखिए यहाँ पे ही बहुत बड़ी गलती कर दी उसने क्या किया कि उसने चाइनीज जो ट्रेवलर्स थे, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, उनके अकाउंट्स को रेफर किया, यानी कि जो यहाँ पर आए थे चाइना से और जो बेसिकली यहाँ पर सेटल्ड हुए थे कुछ टाइम के लिए, उनके अकाउंट्स को, जो भी उन्होंने राइटिंग्स में अकाउंट्स लिखे, उनके अकाउंट को रेफर किया टू नो अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। अब इसकी ये बहुत बड़ी गलती थी। क्यों थी, क्योंकि जिस टाइम पर चाइनीज ट्रेवलर्स आए थे यहाँ पर, वो हड़प्पा के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं आए थे, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म तो 6th सेंचुरी में आया, बहुत बाद में आया है, ठीक है। तो जब तक वो आए तब तक तो उससे पहले तो हड़प्पा
ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। अब कनिंघम को ये बात पता नहीं थी, कनिंघम का जितनी बुद्धि थी उसने उस हिसाब से काम किया। तो उसने कौन से सोर्सेज को रेफर किया, क्या मेथड अपनाया, उसने अपनाया चाइनीज के जो अकाउंट्स थे, जो यहाँ के अकाउंट्स के बारे में उन्होंने लिख रखा था, उसी को रेफर किया, उनको डॉक्यूमेंट किया, ट्रांसलेट किया और उस तरीके से हिस्ट्री को शेप अप करने में वो जुट गया। तो प्रॉब्लम यहां हुई कि हड़प्पा जो था वो बुद्धिस्ट के जो अकाउंट्स थे, चाइनीज पिलग्रिम्स के जो अकाउंट थे, उसका पार्ट था ही नहीं। साथ ही साथ हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, देखिए इंडिया में ऐसा माना जाता था पहले कि जो भी सिविलाइजेशंस हैं वो गंगा वैली से निकलती है, इंडस वैली का तो नाम भी नहीं था। तो सभी को ये कंफ्यूजन थी कि जो इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है वो हो रही है जो गंगा वैली है वहां से, गंगा नदी से हो रही है। लेकिन सेम ही चीज जो थी वो कनिंघम को भी थी दिमाग में, लेकिन कनिंघम को ये नहीं पता था कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही उसके साथ, और इसीलिए वो नहीं जान पाया कि किस तरह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा अर्ली सोसाइटी से, अर्ली हिस्ट्री से बिलोंग करती है। तो क्या हुआ एक बार कि एक इंग्लिश मैन जो था उसने हड़प्पा सील दी, हड़प्पन की सील दी किसको, कनिंघम को। अब कनिंघम को तो पता था ही नहीं, तो कनिंघम ना तो उस सील की टाइम पीरियड बता सकता था, क्योंकि उसके हिसाब से तो इंडिया की हिस्ट्री तो बहुत बाद में शुरू हो रही है, तो ना तो वो टाइम फ्रेम को बता पाया हड़प्पन सील की, और ना ही उसको सील के बारे में कुछ पता था। तो इस तरह की कंफ्यूजन जो है कनिंघम के द्वारा की गई। उसके बाद अगली हेडिंग क्या है, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अब देखिए हड़प्पन सील डिस्कवर किसके द्वारा की गई, तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पन सील डिस्कवर की गई, और मोहनजोदड़ो में जो सील पाई गई है वो डिस्कवर की गई रखाल दास बनर्जी के द्वारा। अब इसमें आता है जॉन मार्शल पिक्चर में। जॉन मार्शल कौन था, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल। ठीक है, यहां पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। क्या होती है कि जॉन मार्शल इस पूरे सिलसिले को जो चल रहा है कनिंघम के बाद से जो भी चीजें मिल रही हैं उनको कल्मिनेट करके ये अनाउंस करता है वर्ल्ड लेवल पे कि इंडिया की सिविलाइजेशन गंगा से नहीं, गंगा वैली से नहीं, बल्कि इंडस वैली से शुरू हो रही है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और ताजुब की बात यह भी है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, इंडिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है। साथ ही साथ जो मेसोपोटामिया, देखिए पहले ऐसा प्रचलन था, यानी कि एक चीज फेमस थी, मेसोपोटामिया जो है वही सबसे पुरानी है वर्ल्ड में। लेकिन जब हड़प्पा का नाम आता है तो हड़प्पा पाई जाती है कंटेम्पररी यानी कि साथ साथ चल रहे होते मेसोपोटामिया के। तो इस तरह से जॉन मार्शल डिक्लेयर करता है कि जो भी यहाँ पे सिविलाइजेशन का हमने डिस्कवर किया है वो मेसोपोटामिया के, यानी कि जो कि सबसे पुरानी मानी जाती है सिविलाइजेशन, उसके साथ साथ चल रही थी, उसकी कंटेम्पररी थी। तो ये जो मेजर अचीवमेंट है ये डिक्लेयर करता है जॉन मार्शल। उसके बाद देखिए एक बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप और उठाया जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी यानी कि आपको पता ही है, जब एक्सकवेटेड मटेरियल के बारे में हम बात करते हैं तो कौन से चेंजेस जो है जॉन मार्शल अपने साथ लेके आए। सबसे पहले तो उन्होंने प्रोफेशनल्स को यहाँ पे बुलाया ताकि प्रोफेशनल तरीके से जो भी खुदाई हो रही है और जो भी आर्टिफैक्ट्स पाए जा रहे हैं खुदाई के बाद उनको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। तो पहला मेजर हो गया, पहला पॉइंट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट। और दूसरा पॉइंट हो गया कि उन्होंने एक्सपीरियंस को यूज किया। कौन से एक्सपीरियंस को, जो कि ग्रीट और क्रीट में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को आर्कियोलॉजी की फील्ड में उन्होंने इंडिया में लेके आए वो, और इस तरीके से बहुत ज्यादा मेजर चेंज आए आर्कियोलॉजी में। तीसरा कौन सा मेजर चेंज यूज किया गया वो है स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी होता है लेयर टू लेयर स्टडी करना। अब देखिए सोइल की लेयर होती है, मिट्टी की लेयर होती है, टॉप लेयर, ठीक है, उसके बाद दूसरी लेयर होती है, उसके बाद तीसरी होती है। तो लेयर उन्होंने बोला कि हमें जो है अगर खुदाई कर रहे हैं तो हमें लेयर टू लेयर करनी चाहिए। तो इस तरीके का जो मेथड था स्ट्रेटिग्राफी का मेथड, ये इंट्रोड्यूस किया गया जॉन मार्शल के टाइम पे और उन्हीं के द्वारा ये चेंज जो है बताया गया। तो तीन मेजर चेंज के बारे में हमने बात की। इसके बाद देखिए कि 10.3 टॉपिक में क्या आपकी हेडिंग है कि न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। उसके बाद कौन आता है जॉन मार्शल के बाद, देखिए RM व्हीलर का नाम आता है जो डायरेक्टर जनरल बनते हैं ASI के 1944 में। वो एक एक्स ब्रिगेडियर थे और उन्होंने अपने मिलिट्री के प्रोफेशन के एक्सपीरियंस को यहाँ पे यूज किया, आर्कियोलॉजी की फील्ड में यूज किया। दो ही पॉइंट है इसके, ज्यादा जानने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए आपको हर तरह के, देखिए जो भी बाउंड्री है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी बाउंड्रीज को नेग्लेक्ट करना होगा, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इन सभी पार्ट्स में फ्लरिश्ड थी, फैली हुई थी।
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत सारे पार्ट इंक्लूड हैं, हमें नेग्लेक्ट करना होगा प्रेजेंट डे बाउंड्रीज को। पार्टीशन के बाद क्या हुआ, पार्टीशन के बाद ये हुआ कि देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे टाउन आज भी जो है कहाँ बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान में बिलोंग करते हैं। तो पार्टीशन के बाद ये मेजर चेंज रहा कि जो साइट्स पाकिस्तान में रह गई उनको तो हम ज़्यादा नहीं जान पाए, लेकिन जो इंडिया में साइट्स थी वहाँ पर एक्सकवेशन हुई। साथ ही साथ जो इंडियन साइट्स थी, इंडिया की जो एरिया में लोकेटेड थी, वहाँ पर और ज़्यादा जो है रिसर्च चालू हुई, वहाँ से हमें जानना शुरू हुआ। तो कच्छ में बहुत सारी हड़प्पा सेटलमेंट्स जो थी वो जानने को मिली। पंजाब और हरियाणा से बहुत सारी हड़प्पन साइट्स की लिस्ट हमें जानने को मिली, और कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा से इन सभी चीज़ों से हमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें जानने को मिली जो कि एसोसिएट करती है हड़प्पन कल्चर के बारे में। उसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका इंटरेस्ट बढ़ा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा में बहुत सारी एक्सकवेशन कराई गई इंटरनेशनली, और साथ ही साथ अब्रोड से यानी कि फॉरेन से बहुत सारे स्पेशलिस्ट को बुलाया गया ताकि वो यहाँ पर आके जो भी एक्सकवेटेड मटेरियल उनको अच्छे से स्टडी कर पाएं और फ्रेम अप कर पाएं कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन की हिस्ट्री क्या है। और टेक्नोलॉजीज की भी एडवांसमेंट हुई, क्योंकि आपको पता ही है टेक्नोलॉजी से अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो डेफिनेटली एग्जैक्ट हमें नंबर और साथ ही साथ पर्पस पता चल सकता है। तो इस तरह की टेक्निक्स और नए नए क्वेश्चंस के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई। अब देखिए 11th टॉपिक है जो आपका, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको आर्टिफैक्ट्स मिल गया कि भैया कोई पॉट मिल गया, आपको कोई मटका टाइप मिल गया, कोई घड़ा टाइप मिल गया। अगर आप उसको मिल गया लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका पर्पस क्या था, क्या वो ट्रेड के लिए यूज होता था, कौन से मटेरियल से वो बना है, किस लिए यूज होता था, ये सभी क्वेश्चंस जो है, यानी कि हमें आर्टिफैक्ट्स तो मिल गए लेकिन उनको टुगेदर एक फ्रेम में रखना, साथ ही साथ उनका क्या फंक्शन था वो बताना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे कि कौन से आर्टिफैक्ट मिले, टूल्स मिले हमें, ऑर्नामेंट्स मिले, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स मिले, ऑर्गेनिक मटेरियल, क्लॉथ, लेदर, डेफिनेटली वो डिकम्पोज हो गए होंगे टाइम के साथ। जो बचा है उसी से हम हड़प्पा की हिस्ट्री को फ्रेम करते हैं। तो किस तरह से हम जो हमें मिला है आर्टिफैक्ट्स मिले उनको किस तरह से बांटे, हम किस तरह से उसे क्लासिफाई करें। तो दो जो मेजर मेथड है क्लासिफिकेशन की, वो पहला है या तो वो जिस मटेरियल से बना है, पहला तो वो है कि वो किस मटेरियल से बना है, उस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे। दूसरा है कि उसका फंक्शन क्या था, ठीक है, मटेरियल जैसे कि स्टोन, क्ले, मेटल, किस चीज से वो बना है, ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात है नहीं। लेकिन उसके फंक्शन में कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है ना, देखिए अगर आपको कोई चीज मिली है तो आप उसको उसी तरह से रिलेट करें जिस तरह से आप उसे आज यूज करते हैं। तो फंक्शन को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है कि पता नहीं कि वो जो ऑब्जेक्ट मिला है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता था पुराने टेक्स्ट में, क्योंकि कोई लिखित सोर्सेज भी हैं तो वो डेसिफर हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि 4 थ्योरी है फंक्शन के ऊपर भी कि क्या क्या फंक्शन हुआ करते थे जो भी आर्टिफैक्ट्स, जो भी हमें ऑर्नामेंट, जो भी टूल्स मिले हैं उनके। सबसे पहले तो क्या है, जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिलता है उसकी हम रिजेम्बलेंस करते हैं प्रेजेंट डे से। यानी कि देखिए अगर हम आज घड़े मटके को यूज कर रहे हैं पानी को स्टोर करने के लिए, उसमें से पानी पीने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी पोट वगैरह मिलता होगा शायद हड़प्पा सिविलाइजेशन से, तो हम उसको प्रेजेंट डे यानी कि जो आज हम उसे यूज कर रहे हैं उसको पुराने टाइम से कंपेयर कर देंगे कि भैया हो सकता है कि वो भी पानी को स्टोर करने के लिए मटके को यूज करते हो, लेकिन हमें नहीं पता है एग्जैक्ट कि क्या उनकी फंक्शन था, क्या उनकी थ्योरी थी। तो लेकिन यही इसी कारण से ये एक थ्योरी ही है। तो या तो हम उसे प्रेजेंट डे जो थिंग्स है उससे उसको रिलेट करके बताते हैं। दूसरा है कि वो किस कंटेक्स्ट में पाया गया है। अगर वो किसी घर में पाया गया है, अगर मटका है, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, अगर मटका है घर में पाया गया है तो शायद वो जो है पानी के लिए यूज होता हो, पानी को स्टोर करने के लिए यूज होता हो, ठीक है। तो जिस कंटेक्स्ट में वो पाया गया है, लेकिन अगर वो किसी ट्रेड सेंटर पे पाया गया है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका वहां पे ट्रेड होता हो, इसीलिए वो वहां पे बहुत सारे पोर्ट्स और ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं। तो जिस कंटेक्स्ट में वो पाया गया है उस तरीके से उसके फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तीसरा क्या है कि उसके रिगार्डिंग इनडायरेक्ट एविडेंस कौन से हैं। अब इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई भी आर्टिफैक्ट मिल गया और उसके बारे में कहीं पे भी जिक्र हुआ है कि कहीं पे भी सील में जिक्र हुआ है या फिर कहीं और भी वो आर्टिफैक्ट मेंशन हुआ है, तो हम उन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं
और उसका फंक्शन फ्रेम आउट करते हैं, क्योंकि वहां पे उस चीज का नाम लिखा हुआ है और बताया गया है कि किस प्रकार से वो यूज होती थी। तो वो क्या होगा, एविडेंस को और जो भी उसके बारे में कहीं और से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम टुगेदर फ्रेम आउट कर देंगे, और उसके बाद जो इनडायरेक्ट एविडेंस से हम उसका फंक्शन जो है पता कर सकते हैं। उसके बाद है कि किस रेफरेंस से वो बिलोंग करता है। अब देखिए, जैसे कि प्रीस्ट किंग हमें मिला, प्रीस्ट किंग जिस भी रेफरेंस से, अब उसके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरी हैं कि वो राजा था, पता नहीं प्रीस्ट किंग क्या था, क्या वो रिलीजियस पर्पस के लिए से पूछते थे, बहुत सारी थ्योरीज है प्रीस्ट किंग के ऊपर भी। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि हमें प्रीस्ट किंग मिल गया, अब हमने उसे मेसोपोटामिया से जो है कंपेयर किया कि मेसोपोटामिया में भी ऐसी मूर्ति थी और वो जो है उसको मेसोपोटामिया में बोला गया प्रीस्ट किंग। तो हमने किसी और रेफरेंस को उठाया और उसको कंपेयर किया हड़प्पा के रेफरेंस से और उसके फंक्शन को जो है पोर्ट्रे किया। ये होता है दोस्तों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो 4 थ्योरी है फंक्शंस के ऊपर भी, आपको याद रखनी है ये चारों की चारों। और इसी के साथ जो है आपके जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उसके फंक्शंस का आपको पता चलता है। डिफरेंट फंक्शंस जो हमें जानने को मिलते हैं, क्या वो ट्रेड से एसोसिएट करते थे या फिर कोई वो हाउस होल्ड मटीरियल थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें फंक्शन से ही पता चलते हैं। उसके बाद है कि इंटरप्रिटेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इंटरप्रिटेशन में जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, हम बात कर रहे हैं रिलीजियस मटीरियल की, यानी कि क्या उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, कौन सी चीजों को वो पूजते थे। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कि जो भी हमें सील्स मिली हैं, जो भी हमें स्कल्पचर मिले हैं, उसी के हिसाब से हमें जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है जो कि हड़प्पा के लोग उसको परफॉर्म करते थे। अब देखिए, बहुत सारी फिगर्स मिली हैं हमें, तो 5 ऐसी मेजर फिगर हैं जो कि पाई गई हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आए कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस कहाँ से फ्रेम हो रही है, तो भैया यहीं से ही हो रही हैं। जो 5 हमें एविडेंस मिले हैं, सबसे पहला एविडेंस प्रीस्ट किंग। मैंने बताया था प्रीस्ट किंग को लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं और उनमें से एक थ्योरी ये भी है, पहले कौन सा था कि शायद वो राजा था, ठीक है, कि राजा के कंटेक्स्ट में हमने देखा था उसे। लेकिन दूसरी थ्योरी क्या है प्रीस्ट किंग के रिगार्डिंग, कि शायद वो एक रिलीजियस मटेरियल भी था। हो सकता है कि वो कोई गॉड हो, कोई भगवान की तरह लोग उसे पूजते हों। तो ये भी एक थ्योरी है जो कि रिलीजियस कंटेक्स्ट में यूज की जाती है। दूसरा क्या है कि जो भी हमें सील्स मिली, देखिए मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ, ये सील है। हम आज भी बहुत सारे पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे कि पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं, पवित्र मानते हैं उसे। तो इसी तरह से जो भी हमें प्लांट की सील मिली ना, जिसपे प्लांट के मोटिव्स हैं, प्लांट इस तरह से दिखाया गया है, ये प्लांट है, ये हम इसी तरह से अपने आज के परसेप्शन से पुराने परसेप्शंस को जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि शायद प्लांट की जो सील मिली है, जिसपे प्लांट पोर्ट्रे किया गया है, शायद वो भी नेचर को वर्शिप करते हैं, क्योंकि आज भी हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इसी तरीके से हम फ्रेम आउट करते हैं कि शायद जो प्लांट्स की हमें सील्स मिली हैं वो एसोसिएट करती हूँ कि वो नेचर को वर्शिप करते हो। उसके बाद क्या मिला है, यूनिकॉर्न यानी कि 1 हॉर्न्ड एनिमल की सील मिली है दोस्तों। और ऐसा माना जाता था कि शायद जो यूनिकॉर्न था, 1 हॉर्न्ड एनिमल था, वो सेक्रेड था, पवित्र था। उसके बाद मिली है एक मदर गॉडेस, देखिए ये मदर गॉडेस है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी ज्वेलरीज पहनी हुई हैं, एक मूर्ति है। तो ऐसा है कि शायद ये फ्रेम आउट किया गया इस मूर्ति से कि उनकी कोई देवी हो जिनको वो पूजते हो, क्योंकि आज भी जो हम मूर्ति पूजाओं को जो पूजते हैं, जो जिन मूर्तियों को पूजते हैं, उनको भी हम पूरा श्रृंगार की तरह दिखाते हैं, ऑर्नामेंट्स पहने हुए दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो है मदर गॉडेस का जो परसेप्शन है यहाँ से फ्रेम होता है। आखिरी है प्रोटोशिवा की सील। अब प्रोटोशिवा की सील को लेकर देखिए, ये है प्रोटोशिवा की सील, इसको पशुपति सील भी कहा जाता है। तो ये जो प्रोटोशिवा की सील आपको दिख रही है ना, इसमें ये जो बैठे हुए हैं लिंग की पोजीशन में, तो इसके दो थ्योरी हैं इसके ऊपर, कि या तो ये शिवा की फॉर्म है जिसमें वो अपने ध्यान की मुद्रा में लिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, और दूसरा इस पे ये थ्योरी है कि ऋग्वेद में मेंशन किया गया है रुद्र नाम को, और रुद्र को बताया गया है कि वो एनिमल्स के भगवान थे, लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स। क्योंकि इसके साइड में बहुत सारे एनिमल्स हैं और बीच में ये जो लॉर्ड है ये बैठे हुए हैं, तो इसीलिए इनको रुद्र की फॉर्म भी दी गई है और इन्हीं को जो है हम प्रोटोशिवा की सील कहते हैं। और शायद ऐसा माना जाता है कि लोग हड़प्पा के इन्हें पूजते होंगे, सेक्रेड मानते होंगे, पवित्र मानते होंगे, इसीलिए जो है ये उनका रिलीजियस बिलीव हो सकता है। तो दोस्तों हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।